नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक? जिसमें से हम लोग 4 चैप्टर का डिस्कशन कर चुके हैं। पिछला चैप्टर क्या था? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो हम लोग कब्र के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन देखे थे। किताब ऋग्वेद के बारे में पूरा समझा गया था। और आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का क्या नाम है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, है ना? कैसे राज्य बना, कैसे राजा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब एक नए तरीके से चीजें शुरू होंगी। चुनाव का दिन है। जब शंकरन, एक लड़का है, वो उठा तो देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। वो दरअसल वो चुनाव केंद्र पे सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। अभी रिसेंटली दिल्ली का इलेक्शन हुआ ना, कौन सरकार जीती? बीजेपी की अब सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी हार गई। तो वैसे ही चुनाव का दिन था। वो देखा कि नाना नानी सबसे पहले चुनाव केंद्र पर पहुंचना चाहते थे। अब शंकरन ये जानना चाहता था कि आखिर वो इतना उत्साहित क्यों है। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, हम चुनने जा रहे हैं कि कौन हमारा शासक बनेगा। अब प्रश्न ये कि कुछ लोग शासक कैसे बने? ठीक, चलो भाई तब समझा जाए। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। बेसिकली आप ये समझें कि आज़ादी के बाद से हम लोग आज़ाद कब हुए हैं? 15 अगस्त 1947। ठीक, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए हैं और पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ है। ठीक, तो यानी एक तरह से आप समझिए मोटा मोटा कि 1950 के बाद से हम लोग अपनी सरकारें चुन रहे हैं, हम लोग अपने शासक चुन रहे हैं। ठीक, मतदान करते हैं, जो हमारा वोट होता है उसको जाके, वो पहले तो बैलेट पेपर के उससे होता था, अब तो वो होती है, वोटिंग मशीन होती है। ठीक, कुल मिला के जो भी हमारा मत है उसको जाके उस पर टिक कर देते हैं। लेकिन बहुत पहले लोक शासक कैसे बनते थे? अच्छा, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, कि जो युद्ध में बलशाली होते थे, योद्धा अच्छे होते थे, उनको चुन लेते थे लोग। परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए कि हाँ हम राजा, बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किए और अपने आप को राजा घोषित कर लिए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक, अगर उन्होंने अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। बेसिकली जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था, वो घोड़ा, मतलब उसके देख रेख में, उसके लोगों के देख रेख में घोड़ा छुड़ाता था। घोड़ा जहाँ स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, अब अगर किसी दूसरे के राज्य में जा रहा है, कोई दूसरा उसको रोक ले रहा है, तब से जानो फिर युद्ध करना पड़ेगा। और नहीं रोकता है तो इसका मतलब ये मान लिया जाता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है वो बलशाली है। ठीक, और इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ कुछ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था उसको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे कि अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया है। और इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, मेन उसमें राजा होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पे बैठाया जाता था, मतलब आसन अलग हो गया था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था कि राजा ने ये किया, राजा ने वो किया। जो राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे जो आमंत्रित राजा होते थे, जिनको इनवाइट किया गया था, वो सिर्फ बैठ कर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखते थे। बाकी जो अश्वमेध यज्ञ कराता था उसको देखो कितना, उसका सिंहासन अलग होता था। उनके बारे में जो उनके सारथी होते थे गुणगान करते थे, उनके पुत्रों के बारे में बताते थे, उनका और जितना जीते होते उसके बारे में बता रहे हैं। और जो ये लोग यश अश्वमेध यज्ञ में आए हैं, चुपचाप बैठ के केवल सुनते थे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया देखते थे। जो राजा के ऊपर पुरोहित क्या करते थे, पवित्र जल का
छिड़काव करते थे, ठीक? जिसे आज भी देखें, आप जब कहीं पूजा वूजा में जाते हैं, जिसके यहाँ जाते हैं, तो जो जजमान होता है, ठीक है? छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझिए, तो जजमान से ही तो सारा पुरोहित उससे जल छिड़क रहे हैं, उससे पूजा पाठ करवा रहे हैं, बाकी लोग क्या जा रहे हैं, पीछे सत्यनारायण की कथा सुनने जा रहे हैं, चुपचाप मूक दर्शक बन रहे हैं। तो ऐसे ही होता था, ठीक है? विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, गिफ्ट लाते थे, ठीक? और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले लोगों की एक सूची बनाना है कि पेशे के आधार पर वहाँ कौन-कौन से वर्ग शामिल थे। देखिए, उस समय वर्ण क्या था? वर्ण व्यवस्था सुने होंगे आप, तो ये समझिए कि वर्ण किसको कहा जाता था। इस समय जो समय चल रहा है, उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। इसको आप पिछले चैप्टर में भी देखे हैं, ठीक? ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, इसके बाद जो भी वेद रचे गए वो सब उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा वेद आता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक? और भी जो अन्य ग्रंथ हैं वो सब उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं। और पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार का जो अनुष्ठान है, संपादन की विधि है और भी जो सामाजिक नियम है, इन सब के बारे में ग्रंथ में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे कौन कौन? पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग, ये सब लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली होते थे, तो कहीं कुछ कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान होते थे, ठीक है? दूसरी जो पशुपालक थे, यानी जो पशुओं को पालते थे, जो शिल्पकार थे, जो श्रमिक थे, जो मछली पकड़ने वाले थे, जो शिकारी थे, जो भोजन संग्राहक थे, ये सब क्या थे? निर्धन थे, माने उतना अमीर नहीं थे। और पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिनको वर्ण कहा जाता है, ठीक? उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण किसका था? ब्राह्मणों का, ठीक है? और ब्राह्मणों का काम क्या होता था? वेदों का अध्ययन अध्यापन। एक तरह से 4 में वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी। कौन सा? पहला ब्राह्मण, ठीक? दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। अब देखो, ब्राह्मण का क्या काम था? वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उनको उपहार मिलता था। दूसरा स्थान किसका था? क्षत्रिय, भी आपको बताया। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे और इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और वर्णों में अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का था। शूद्र एकदम चौथे स्थान पे, अंतिम स्थान पे आते थे और इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, यानी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्य की सेवा करना शूद्रों का काम था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। और लगभग हर समय प्रायः औरतों को भी, यानी स्त्रियों को, महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, माने महिलाएं नहीं पढ़ सकती थी कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में क्या क्या लिखा है, ठीक है? पुरोहितों के अनुसार, जो पुरोहित वर्ग था, उनके अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ठीक? जैसे अगर ब्राह्मण माता पिता हैं तो उनकी जो संतान होगी वो भी ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे, ठीक? यानी शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक ये सब अछूत वर्गों में शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से अगर संपर्क कोई करता था तो उसको अपवित्र माना जाता था कि ये लोग अपवित्र हैं, ठीक है? अब होता क्या है, जैसे ये व्यवस्था देख के आपको लग रहा होगा कि ये सही नहीं है, ये तो भेदभाव वाली व्यवस्था है, अमानवीय व्यवस्था है। क्यों अलग अलग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे बांटा जा रहा है? तो ऐसे ही जैसे आपको लग रहा है, वैसे ही कुछ लोगों को लगा कि ये जो ब्राह्मणों द्वारा ये व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, तो कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं समझते थे, ठीक है? इसके अतिरिक्त कुछ लोग कहते थे कि व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव है ये गलत है।
और जबकि कुछ लोग कहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे जो हो, सबको अनुष्ठान करने का अधिकार है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना करी और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई इलाके में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। तो इतनी देर से जो आपको कहानी समझाए उससे खुद ही आपका उत्तर निकल रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखें कि क्यों वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। देखिए अब क्या बनने लगा, जनपद। ठीक, ये इधर देखिए चित्रित धूसर पात्र मिला है। ठीक, बर्तन, ठीक, यूटेंसिल, जिसको आज आप थाली कटोरा घर में देखते हैं ना, भगोना, ऐसा ये कुछ कुछ भगोने के जैसा लग रहा है, देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दें। ठीक, ये एक बर्तन है, एक पात्र है। इसके साथ ही ज्यादातर थालियां कटोरियां ये सब भी मिली हैं और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। हो सकता है कि कुछ जब कभी इन लोग के यहाँ प्रोग्राम वोग्राम होता रहा हो, कोई खास मौका पड़ता रहा हो, तो जो महत्वपूर्ण लोग थे, जो इंपॉर्टेंट लोग रहे होंगे, उनको भोजन परोसने के लिए हो सकता है इन सब बर्तनों का उपयोग किया जाता रहा हो। ठीक है, आइए अब जैसे कि राजा के बारे में आपको बताए थे, पिछले चैप्टर में आप देखे थे ना राजा, तो अब महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर धीरे धीरे जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन के बसने की जगह, यानी जन यानी जनता। ठीक, पिछले चैप्टर में आपको बताया ना, जनता जहां बसती है वो, पद माने पैर होता है, जहां पांव रख दे, यानी जहां बस जाए, जहां बसाहट उसकी हो जाए, वो जनपद कहलाते हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने जो मैप देखा था, मानचित्र देखा था, उसमें कुछ जनपद दिखाए गए हैं। ठीक है, किताब पलट के देखिएगा। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई करी है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। क्या क्या, दिल्ली का पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें से इंपॉर्टेंट है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। आज आप सोचिए, क्या आज आपने किसी को देखा है कि जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, और अगर देखा है तो उसके बारे में कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे पता चलेगा ना कि आप भी कितना इंटरैक्टिव रहते हैं, कितना देखते हैं अपने आसपास की चीजों को, क्योंकि जब तक आप अपने आसपास की चीजों को नहीं देखेंगे तब तक आपको इतिहास समझ नहीं आएगा। तब आप कंपैरिजन करेंगे कि कुछ कुछ चीजें तो अभी भी वैसे हैं जैसे आज से 1000 साल पहले चल रही थी। मवेशी अन्य जानवरों को पालते थे, झोपड़ी में रहते थे। मवेशी यानी पशु और जानवर, इन सबको पाला जाता था। वो चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे, ये सब काम करते थे। ठीक, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ये जिसका आपको चित्र दिखाया है, ये वाला चित्रित धूसर पात्र के रूप में, कुछ कुछ डिजाइन भी बनी हुई है इस पे, इसको चित्रित धूसर पात्र कहते थे। जैसा इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी गई थी। ठीक है, जैसे चित्रित यानी उस पर कुछ ना कुछ चित्र बनाए गए थे, दिख रहा होगा आपको। और ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ठीक, ये देखिए ज्यामितीय आकृति के रूप में सारे चित्र बनाए गए हैं। अब जनपद से धीरे धीरे क्या बना, महाजनपद बना। तो आज से करीब 2500 साल पहले जैसे जब जनपद बना, तो कुछ जनपद धीरे धीरे और अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें क्या कहने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जैसे अभी भी आप देखते हैं कि आप कौन से प्रदेश के हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। ठीक, ऐसे ही अलग अलग प्रदेश की अलग अलग राजधानी है। तो ऐसे ही जितने इंपॉर्टेंट महाजनपद हो गए, सबकी अपनी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी करी गई थी। किलेबंदी माने चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई थी, जिससे कोई भी दुश्मन राजधानी में एंट्री ना कर सके। ऐसा लगता था, वही बात लिखी हुई है कि अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का भी परिचय देते थे, ये भी काम रहता था।
ठीक, अब देखिए ये मैप दिया हुआ है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर हैं। जैसे ये देखिए, मार्क करें आपको, जैसे ये देखिए हस्तिनापुर, ये उज्जैन, ये मगध, ये वैशाली, कौशाम्बी, ठीक है, ये सारा। तो किला बनवा के कुछ कुछ अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिया करते थे। कुछ तो आक्रमण के डर से करते रहेंगे और कुछ ये कि हाँ कितनी पावर है, शो ऑफ पावर भी करते रहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची किलेबंदी कर ली। और इस तरह से किले के जो अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता रहा होगा कि आक्रमण का डर नहीं सताता रहा होगा, क्योंकि ये रहा होगा कि एक सेफ है। जैसे एक आप खुले मैदान में बैठे हुए हैं, ठीक, और एक आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं, तो कहाँ आपको सेफ फील होगा? ऑब्वियस सी बात है, कमरे में ही तो सेफ फील होगा। तो ऐसे ही जब राजधानी के चारों ओर ऊंची ऊंची किलेबंदी हो जाती थी तो सेफ फील होता था लोगों को, और कंट्रोल करना भी आसान हो जाता था, है ना। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता। भाई दीवार कैसे खड़ी होती, ठीक, अगर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करनी है तो ईंट पत्थर तो चाहिए ही, वो भी ज्यादा मात्रा में चाहिए। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, ठीक, अपने आप तो खड़ी नहीं हुई होंगी, तमाम मजदूर लगे होंगे जिसमें स्त्री थे, पुरुष थे, बच्चे थे, और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती रही होगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, चाहे युद्ध हो चाहे ना हो, सेना बड़ी भारी भरकम रखा जाता था। सैलरी दी जाती थी पूरे साल, एकदम परमानेंट सैलरी दी जाती थी कि आप हमारी सेना में हैं, ठीक। युद्ध से मतलब नहीं है, कभी तो करना पड़ सकता है, आक्रमण करना पड़ सकता है, बचाव करना पड़ सकता है, इसलिए सालों साल सेना है। ये नहीं कि कोई अटैक करने आया तब तुरंत इकट्ठा करा जा रहा है। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता होगा, जो सैलरी, जैसे आज भी अगर आप जैसे अब जब बड़े होंगे थोड़ा सा, या जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप देखेंगे कि सैलरी मिलती है। तो सैलरी किस में मिलती है? इस समय भारत में जो करेंसी चल रही है वो क्या है? रुपया है, ठीक है। तो रुपये में आपको मिलता है, आपकी सैलरी मिलती है 1,000, 2,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, 12 लाख। 12 लाख के ऊपर अब तो इनकम टैक्स, मतलब 12 लाख के अंदर अब इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? रुपयों में हो रहा है। उस समय सैलरी किसमें हो सकता है भुगतान होती रही हो? आहत सिक्कों के रूप में, ठीक। इन सिक्कों के बारे में चैप्टर 8 में भी पढ़ा जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जिसको आप उत्तर दीजिए कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। आपको ऋग्वेद के समय के भी राजा बताए हैं और महाजनपद के समय के भी राजा, अब दोनों में अंतर लिखिए, ठीक है। ये सब कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। और ये देखो एक दीवार, कौशाम्बी किले की दीवार है, और ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः कितने 2,500 साल पहले हुआ था। देखो बाप रे, कितनी ऊंची दीवार बनी हुई है, ये अवशेष इसका मिला हुआ है। तो जब अवशेष इतना बड़ा मिला हुआ है तो जरा आप इमेजिन करिए कि दीवार कितनी बड़ी बनाई रही होगी। देख रहे हैं, ये ऐसे आप देखें कि जिसपे आदमी चढ़ा है ये कितना छोटा सा लग रहा है, ठीक। कहाँ मिला है ये? इलाहाबाद के पास, ये कौशाम्बी किले की दीवार है, किलेबंदी करी गई थी। आइए अब देखते हैं कर। कर यानी टैक्स। टैक्स का क्या सिस्टम था, ठीक। देखो क्या होता है टैक्स और क्यों लिया जाता है। जैसे अभी के समय में अगर आपसे कहा जाए कि टैक्स क्या होता है, तो टैक्स आप देते हैं ना सरकार को, सरकार की आय का एक तरह से मुख्य स्रोत होता है टैक्स। जो हम लोग इनकम करते हैं और जो इनकम पे फिर टैक्स देते हैं, जैसे इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारा चीज़ सरकार के खाते में जाता है और फिर सरकार उसी से अपने जो विकास के कार्य होते हैं, जैसे सड़क बनाना, जैसे जो जो काम सरकार का काम है, जैसे सड़कें बनवाना, सरकारी अस्पताल बनाना, स्कूल बनवाना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये सारा काम सरकार का काम है। तो ये सब पहले टैक्स इकट्ठा करती है फिर काम करती है। तो उस समय देखो टैक्स से क्या क्या होता था और क्यों ज़रूरत पड़ती थी। अभी ऊपर हम आपको समझाए कि महाजनपद के राजा विशाल विशाल किले बनवाते थे, किलेबंदी करवाते थे, ठीक, और बड़ी सेना रखते थे। और अभी आपको बताया कि सेना हुआ ये कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नियमित रूप से सेना रखने लगे, सालाना वेतन देने लगे, ठीक है, मतलब नियमित रूप से वेतन दे के हमेशा के लिए सेना रखने लगे। ये नहीं कि युद्ध पड़ेगा तभी सेना की ज़रूरत होगी। अब इसके लिए उनको प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी
लोगों की आवश्यकता होती थी, कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। और आप ये जानते हैं कि काम बिना लोगों के संभव नहीं है, ठीक? कुछ भी काम होगा उसके लिए अल्टीमेटली आपको ह्यूमन बीइंग तो चाहिए ही चाहिए होंगे। तो ऐसे राजाओं को भी चाहिए होता था। और महाजनपदों के राजा, एक तो पहले राजा लोग उपहार भी तो पाते थे, तो समय-समय पर लाए जो लोग उनके लिए उपहार लेके आते थे, ठीक? एक तो उपहार पे अब निर्भर नहीं हुए, अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, ठीक? पहले क्या होता था, राजा सिर्फ़ उपहार की कोई आया और गिफ्ट दे दिया, जैसे गिफ्ट का क्या है, ठीक? कोई दिया तो दिया, आप किसी से ज़बरदस्ती गिफ्ट माँग थोड़ा ना सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसी गिफ्ट के दम पे आप अपने घर का खर्चा चलाना हो तो चला पाएँगे? नहीं, कुछ एक नियमित संसाधन ढूँढना पड़ेगा जहाँ से नियमित रूप से पैसा आए। तो अब वो राजा क्या करने लगे, नियमित रूप से कर वसूलने लगे जनता से। अब देखो कैसे-कैसे कर वसूले जाते थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, ज़्यादातर लोग कृषक थे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और उपज का 1/6वाँ हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसको क्या कहते थे? भाग कहते थे, ठीक? कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। एक तो कर था कि आप जैसे उपज का 1/6 हिस्सा दे दीजिए, ठीक? कर के रूप में। और दूसरा कि जो कर लग रहा है, वो श्रम के रूप में, कि जैसे आपके ऊपर कर आरोपित किया गया, आपको कर का भुगतान करना है, तो आप 1 दिन जाके राजा के यहाँ उस काम को कर दीजिए। जैसे अगर आप बुनकर हैं, तो जाके 1 दिन राजा के लिए काम कर दीजिए। लोहार हैं, सुनार हैं, तो 1 दिन जाके राजा के लिए काम कर दीजिए महीने में। इस हिसाब से भी कर दिया जाता था। पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो आखेटक या संग्राहक होते थे, उनको जो जंगल से प्राप्त वस्तुएँ होती थीं, उस पे भी कर देते थे। और कर का मतलब कि जैसे मान लो लेके आए हैं, जैसे मान लो कि 100 ठू आम इकट्ठा किए, तो उनको 10 आम कर के रूप में देना है। यानी 90 ही उनके पास आएगा, 10 आम किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास चला जाएगा। वो कर के रूप में सरकार वसूल लेगी, ठीक है? जैसे अभी भी अगर आप कुछ कमाते हैं, तो पूरा-पूरा आपके पास कहाँ आ रहा है, ठीक? कुछ लिमिटेड नियम होते हैं कि इतने तक का ही पूरा-पूरा आपके पास आएगा, नहीं तो अगर इससे ज़्यादा की इनकम आप कर रहे हैं, जिसको टैक्स स्लैब बोला जाता है, उसके ऊपर फिर आपको सरकार को कर देना पड़ेगा। तो ऐसे ही निर्धारण था, उस समय इस तरह से कर लिया जाता था। अब आप बताइए कि आखेटक और खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या-क्या देते होंगे? पहले तो सोचिए क्या-क्या वो इकट्ठा करते रहे होंगे, किस-किस चीज़ को संग्रह करते रहे होंगे, फिर क्या देते रहे होंगे। धीरे-धीरे खेती में भी परिवर्तन आने लगा। ठीक, कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले ये लकड़ी के होते थे, अब ये लोहे के बनने लगे। और अब कठोर ज़मीन की लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से, पहले क्या होता था, जब लकड़ी का हल होता था तो वो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, तो अच्छे से नहीं जोता जाता था खेत। और फिर लोहे के फाल से उसको आसानी से खेत जोतना आसान हो गया। इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। ठीक, आज भी देखिए जो अब पहले हल बैल में लगता था तब खेत जोता जाता था, अब तो ट्रैक्टर वगैरह से जोता जाता है, तो भी जो बना होता है, जो जोतने वाला उपकरण बना होता है, वो लोहे का ही बना होता है, ठीक है? दूसरा, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। और अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, ठीक है? धीरे-धीरे ये सब बदलाव आया, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। और इसमें क्या होता था, कमर तोड़ परिश्रम लगता था। कमर तोड़ माने बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। और ज़्यादातर ये सारा काम कौन करता थे? दास, दासी, भूमिहीन खेतीहर मज़दूर, यानी कामगार जिनको बोलते थे। जिनके पास भूमि नहीं होती थी, खुद का खेत नहीं होता था, लेकिन वो खेत में काम करने वाले मज़दूर होते थे, वो किसान नहीं होते थे, अंतर समझिए। किसान या कृषक वो हैं जिनके पास खुद की ज़मीन है, खुद की ज़मीन पे वो खुद खेती कर रहा है, वो किसान है। और भूमिहीन खेतीहर मज़दूर वो है जिसके पास खुद की भूमि नहीं है, वो दूसरे के खेत में मज़दूरी कर रहा है, लेकिन खेती का काम कर रहा है, ठीक है? खेतीहर मज़दूर है वो। तो ये सब काम इन्हीं लोग करते थे। अब आप देखिए, अब धीरे-धीरे बदलाव क्या होने लगा। पहले तो ये मानचित्र 4 में मगध को ढूँढना है, और देखो मगध को ढूँढा जाए पहले। ये देखिए, मगध दिख गया आपको? ये रहा मगध, दिखा? ठीक? अब आगे बढ़ते हैं।
पटना के पास है मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, सबसे इंपॉर्टेंट जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। ठीक, तो हुआ ये कि ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। ठीक, क्योंकि मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा हुआ था, तो इसलिए जो जंगल में हाथी रहते थे उनको पकड़ लिया जाता था, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, सेना में फिर शामिल कर लिया जाता था। पहले सेना में हाथी घोड़े ही तो शामिल होते थे। और यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी। ठीक, लकड़ी के महल होते थे। ठीक है, रथ भी लकड़ी का बनता था, घर भी कई कई बार लकड़ी के बनते थे। ये सब जंगल होने के नाते आसानी से मिल जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, इसलिए जो औजार या हथियार बनाना है उसके लिए लोहा भी मिल जाता था आसानी से। तो चूंकि धीरे धीरे ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया और इसमें दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजात शत्रु हुए। ठीक है, बिंबिसार और अजात शत्रु। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, मगध महाजनपद पे शासन करने वाले 7 वंश हैं, जिसमें सबसे पहला हर्यक वंश है और हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। और आगे फिर नंद वंश में महापद्म नंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक, यानी धीरे धीरे अपना एरिया क्राइटेरिया फैलाने लगे। और बिहार में राजगृह, ठीक, राजगृह यानी जिसको अभी राजगीर कहा जाता है, वो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में क्या हुआ, पाटलिपुत्र हो गई राजधानी, जिसको आजकल हम लोग पटना कहते हैं, वो ट्रांसफर हो गई। ठीक, राजधानी। अब आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि राजधानी पटना किसने ट्रांसफर किया था और पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। करीबन 2300 साल पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, राजा था मैसेडोनिया का। वो पूरा पूरा विश्व जीतना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक, पूरी तरह सफल ना होने पर भी, ये ध्यान रखें, सिकंदर ने पूरा विश्व नहीं जीता है, फिर भी उसको विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है। पर यह है, मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया था कि भैया नहीं, हम तो थक गए हैं, इतना तुमको खाली क्या करना है। राजा कह रहा लड़ो 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 लड़ो, लेकिन सैनिक लोग थक गए थे, सिपाही खुद ही मना कर दिए थे। वो इस बात से भयभीत थे कि एक तो उधर थके हुए थे, दूसरे सबसे बड़ा डर ये था कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी और उनको लगता था कि वो लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सिकंदर के सैनिकों ने ही मना कर दिया कि हमको आगे नहीं बढ़ना है, मगध की ओर नहीं उन पे झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, क्योंकि उनको डर था कि वो हार जाएंगे। अब देखिए, वज्जी, जैसे मगध धीरे धीरे बहुत बड़ा शक्तिशाली महाजनपद बना, वैसे ही उसके निकट एक राज्य था वज्जी। ठीक, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, ये भी बिहार में ही था। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ का मतलब, गढ़ शब्द का प्रयोग होता है जो कई सदस्यों वाले समूहों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको गढ़ बोलते हैं। और संघ मतलब संगठन या सभा। ठीक, असेंबली जिसको बोलते हैं, सभा बैठी है उसको संघ बोलते हैं, संगठन जिसको बोलते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस करते थे और वाद विवाद के जरिए उस माध्यम से तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। ठीक, शत्रुओं से निकट, जैसे अगर कोई दुश्मन आक्रमण कर दे तो उनसे निपटने के लिए वो चर्चा करते थे कि क्या किया जाए। लेकिन एक चीज यहाँ भी थी कि स्त्रियां, दास और कामकार कौन, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, ये सब इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, आगे चल के देखा जाएगा कि जो बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक और महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे
और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का तो बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं, गौतम बुद्ध भी और महावीर स्वामी भी। ठीक है। वज्र संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। ये करीबन आज से 2300 साल पहले लिखा गया था। तो अगर पूछा जाए वज्र संघ का वर्णन कहाँ से लिया गया है, तो दीर्घ निकाय से लिया गया है। अब अजातशत्रु और वज्र संघ, हुआ ये कि अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ठीक। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति नहीं करेंगे जब तक वो पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बुद्ध का कहना था कि तब तक उन्नति करते रहेंगे यदि ये सब काम करेंगे। यानी नियमित सभा मतलब वही डिस्कशन करके कि किसी काम को कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो उससे कैसे निपटना है, सब मिल के डिस्कशन करके कोई काम करना है। ठीक। जो नियम है उस नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान देंगे, तब तक जो वज्रवासी हैं वो सब फलते फूलते रहेंगे। ठीक। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनको बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मतावलंबी सब यानी अलग अलग अगर धर्म के संत हैं तो सबका सम्मान करेंगे, नहीं कि सिर्फ आए हो बुद्ध को भेजो तो गौतम बुद्ध का सम्मान करो और किसी का सम्मान न करो, सबका सम्मान करेंगे। ठीक। तो ये गौतम बुद्ध का सलाह था अजातशत्रु को। आगे धीरे धीरे हुआ ये कि कई शक्तिशाली राजा भी इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है। आगे चल के गुप्त शासकों ने हमला किया, धीरे धीरे अपने में मिला लिया और मगध महाजनपद खत्म हो गया। इसके बारे में आगे चैप्टर 10 में पढ़ा जाएगा। अब उसे संबंधित एक और चीज़ देखिए, अन्यत्र जो कंपैरिजन कर सकते हैं आप, दूसरे देश का इतिहास किस तरह से था। अपने एटलस में आपको क्या ढूंढना है, यूनान और एथेंस को ढूंढना है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है। जो आप एक शब्द सुने होंगे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। लोकतंत्र ही क्या है, एक तरह से प्रजातंत्र है, लोक का तंत्र, प्रजा का तंत्र। ठीक है। और ये व्यवस्था ये कहाँ शुरू हुआ था, यूनान और एथेंस में शुरू हुआ था। एथेंस के लोगों ने ये शासन व्यवस्था शुरू करी थी। यह व्यवस्था 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, यानी दासों को नागरिकता नहीं प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ठीक। कि अगर कोई साल भर में ये नियम था कि 40 बार सभा बुलाई जाएगी और जो भी महत्वपूर्ण काम होंगे उस पर डिस्कशन किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। और इस सभा में सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी नागरिक भाग ले सकते थे। ठीक है। और शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी, लॉटरी निकाली जाती थी, जिसका भी हो जाए। लॉटरी एक ऐसी चीज़ नहीं कि सिर्फ इन्हीं का निकलेगा, जिसका भी निकल जाए। सोचिए, इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ये बात अलग है कि देखिए कहीं का भी इतिहास हो, महिलाओं और दास और शूद्रों के प्रति एक तरह से जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए इतिहास कमोबेश पूरी दुनिया में एक ही जैसा ही रहा है। महिलाओं को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। जो बाहरी थे उनको भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में जो काम कर रहे थे उनको भी, यानी जो वो दास थे उनको भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब नीचे एक प्रश्न है, क्या वास्तव में एथेंस में जनतंत्र था, लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था? ठीक। अब ये यक्ष प्रश्न पूछा है और आप जवाब दें कमेंट बॉक्स में कि का यूनान में सबसे पहला प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी
शुरू हुआ। एक शासन व्यवस्था एथेंस के लोगों ने शुरू करी जिसको डेमोक्रेसी कहा गया, ठीक? वहाँ पे सब लोग मिलके डिस्कशन करके कुछ चीज़ें फैसले लेते थे और आपको पूरा समझाया कि कौन नागरिक था, कौन-कौन नागरिक नहीं था। अब आप बताइए कि क्या वास्तव में उसको डेमोक्रेसी कही जा सकती है? और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6, ठीक? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जितना भी क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो सुझाव भी दें, क्योंकि आपके सुझाव से ही हम बेहतर होते हैं। थैंक यू सो मच।